हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि अच्छे होगे और घर पे बैठ के अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे होगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 12th का थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी लेके आ गया हूं रिवीजन में बेटा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। विद इन 30 मिनट हम ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, डेफिनेशन से लेके, फॉर्मूले से लेके, या प्रॉपर्टी से लेके, हर चीज इसमें जो भी चीजें आने वाली हैं। तो आपकी नजरें स्क्रीन पे होना चाहिए बेटा, और घर पे मेहनत करते रहिए। 30 मिनट के अंदर सारी चीज आपके दिमाग के अंदर होंगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं बेटा। करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें फर्स्ट पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि करंट क्या होता है। व्हाट इज द करंट। वायर के अंदर क्या फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है ना। कैसे फ्लो हो रही है, कैसे फ्लो हो रही है, जब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो उसी को बोला गया कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होगा बेटा, वही कहा जाएगा क्या, करंट बोला जाएगा, जो कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहा है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड करंट। देखो जरा, मान लो बेटा ये हमारे पास एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अंदर क्या है बताओ, पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जैसे ही क्या करोगे, इसके अक्रॉस एक बैटरी अप्लाई करोगे वी पोटेंशियल की, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल यहां पे क्रिएट करेगा पॉजिटिव, यहां पे ये क्रिएट करेगा नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव। जैसे ये सेटअप होगा बेटा, इसके अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के अंदर सेटअप होगी, उसके बाद तुरंत जस्ट इस पे क्या लगने वाला है बेटा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगेगा हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। एफ इक्वल्स टू कितना बेटा, क्यू इंटू ई का। जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसमें एक फोर्स आता है बेटा, F इक्वल टू क्यू इंटू ई। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगने वाली है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्लियर है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा, इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है बेटा, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव है। और जो अब करंट जो होगी बेटा, वो क्या करेगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, जिसको कन्वेंशनल करंट का नाम तुम देते हो। तो करंट की जो डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो होती है, करंट, या फिर ये बोल सकते हो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है। इसको कन्वेंशनल करंट भी बोलते हो। करंट की यूनिट क्या होती है बेटा, एम्पियर। अच्छा, करंट का फॉर्मूला यहां पे है Q बाई कितना बेटा, Q बाई टी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो चार्ज होता है उसको बोलते हो करंट। अच्छा, Q स्टैंड जो कुलाम होगा, यूनिट होगी, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो कुलाम पर सेकेंड को एम्पियर बोलते हो। तो यूनिट कितनी मिली बेटा, एम्पियर। यहां पे डायरेक्शन की बात किया है तो सारे पैरामीटर मैंने समझा दिए हैं। किससे मेजर करते हो करंट को बेटा, करंट को किससे मेजर करते हो, एम्पियर मीटर से, ठीक है ना, अमीटर बोला जाता है उसको। चलिए बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब सोचो जरा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन कुछ वेलोसिटी से चल रहा होगा ना, तो उस इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी जो होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर क्रिएट हुई, उसको बोलते हो तुम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देख रहे हो, पहले हमारे पास एक कंडक्टर है, इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया गया है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मोशन जो है रैंडम डायरेक्शन में है। रूम टेम्परेचर की वजह से या फिर थर्मल एनर्जी की वजह से ये रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। और यहां के इलेक्ट्रॉन जैसे ही बैटरी कनेक्ट किया तुमने, जैसे ही बैटरी कनेक्ट किया आपने, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करने लगे, क्योंकि जैसे ही बैटरी कनेक्ट किया होगा बेटा, यहां पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव क्रिएट हुआ होगा, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई होगी कंडक्टर के अंदर, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई होगी, इन इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगने लगा, फोर्स। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे। तो वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी ही क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जिसको वीडी से रिप्रेजेंट करते हो बेटा। किससे रिप्रेजेंट करते हो, वीडी। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, फॉर्मूला होता है, अच्छे से लिख दे रहा हूं, वीडी इक्वल्स टू होता है बेटा एन ई कैपिटल ई अपॉन में एम इंटू टाउ। क्या है मतलब इनका, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई क्या है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हो रही है, एम क्या है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, टाउ क्या है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। बात समझ में आ रही है। एक फॉर्मूला और है बेटा वीडी का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वीडी इक्वल्स टू आई अपॉन में एन ई ए। बात समझ में आ रही है। तो ये भी फॉर्मूला है। आई करंट है बेटा, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एरिया
यह क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए और आ गई होंगी। हर एक क्लास के अंदर डिटेल में मैंने बात किया है बेटा हर चीज की। चलिए बेटा, ड्रिफ्ट करंट की बात करते हैं। ऑब्वियसली यार नेक्स्ट थिंग यही होनी चाहिए, कंडक्टर के अंदर हमारा क्या है, कोई एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या बनाने वाला है, करंट बनाएगा। तो करंट की बात कर लेते हैं। तो करंट क्या होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ड्यू टू स्लो ड्रिफ्ट मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जा रहा है किससे, बैटरी से। आप बैटरी लगा रहे हो ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, तो जो करंट कंस्टिट्यूट कर रहा है बेटा, तो उसको बोल रहे हो तुम क्या, ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट इक्वल टू, इसको आईडी से भी रिप्रेजेंट करते हो, आई से भी करते हो, इसकी वैल्यू होते है NEAVD। NEAVD जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है। बात करते हैं मोबिलिटी की। बात किसके करेंगे, मोबिलिटी। मोबिलिटी बेसिकली क्या होता है बेटा, रेशियो होता है किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी इक्वल्स टू VD अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इनका जो रेशियो होता है उसको मोबिलिटी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? ये फॉर्मूला है आपके पास। नेक्स्ट थिंग बात करते हैं बेटा, ओम्स लॉ की बात कर लेते हैं। ओम्स लॉ सबको पता है बेटा। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि अगर हमारे पास एक कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम लोग एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, यहां का पोटेंशियल अगर VA बोल दें, यहां का पोटेंशियल VB बोल दें, तो VA किस पे होगा बेटा, हायर पोटेंशियल पे, और VB किस पे होगा, लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो इस कंडक्टर में एक करंट का फ्लो होने लगेगा बेटा, एक करंट का फ्लो होने लगेगा। जैसे जैसे वोल्टेज इस कंडक्टर के अक्रॉस बढ़ाओगे वैसे करंट का फ्लो बढ़ता जाएगा। तो ओम्स लॉ ने, ओम्स में यही बोला गया बेटा कि द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। करंट जो होगी, जो करंट होगी बेटा, वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तभी होगी जब सारे पैरामीटर, जो टेम्परेचर होंगे ना, इसका जो साइज है उसको चेंज नहीं करना है, कि इससे खिलवाड़ नहीं करना है कंडक्टर से। आप उसका कुछ भी नहीं चेंज करते हो, सारी फिजिकल जो पैरामीटर है कांस्टेंट रखते हो, तो जो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, करंट। जितना वोल्टेज बढ़ाओगे उतनी करंट आपको मिलेगी। अच्छा, V प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है R, तो यहां से मिल जाता है आपको बेटा V इक्वल्स टू व्हाट, IR। अच्छा, R यहां पे क्या होता है बेटा, V अपॉन में I। R को यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हो, जिसका नाम होता है रेजिस्टेंस। जिसका नाम क्या है, रेजिस्टेंस होता है। तो यहां से V इक्वल्स टू IR आपको मिल जाता है बेटा, V इक्वल्स टू IR ओम्स लॉ से आपका यहां पे आ जाता है। अच्छा, ओम्स लॉ में हम लोग ग्राफ एक प्लॉट करते हैं बेटा फॉर द ओमिक कंडक्टर। कंडक्टर दो टाइप के होते हैं बेटा, एक ओमिक कंडक्टर होता है, दूसरा नॉन ओमिक कंडक्टर। जो ओम्स लॉ को फॉलो करे वो ओमिक कंडक्टर, जो ओम्स लॉ को ना फॉलो करे वो नॉन ओमिक कंडक्टर। जैसे सेमी कंडक्टर्स होते हैं बेटा, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, उनका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। जबकि ओम्स लॉ में देखो ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। करंट और वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ मिलेगा स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहां पे क्या मिलता है, I मिलता है। बट अगर सेमीकंडक्टर की बात करोगे तो वहां V प्रोपोर्शनल टू I नहीं होता है। सेमीकंडक्टर के चैप्टर में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया इसका। अच्छा, जो रेजिस्टेंस होगा बेटा, वो जो रेजिस्टेंस होगा उसकी यूनिट क्या होने वाली है, उसकी यूनिट ओम होती है। क्या होती है, उसको ओम होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो होता है बेटा वो किस पे डिपेंड करता है, वो V और I पे डिपेंड नहीं करता है बेटा, याद रखना। बहुत बच्चे का बोल देते हैं फॉर्मूले को देखो V और I पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो रेजिस्टेंस होता है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वो कंडक्टर किस चीज का बना हुआ है। बात समझ में आ रही है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। चलो बेटा नेक्स्ट बात करते हैं, रेजिस्टेंस अब क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या है बेटा, जो करंट का अपोज करता है फ्लो होने से। कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको फ्लो होने से जो रोकेगा, जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा, वो आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये भी होता है बेटा कि R इक्वल्स टू पढ़ा होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर L होता है, R इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, पढ़ा है आप लोगों ने। और इन दोनों को कंबाइन करते हो तो डायरेक्टली L बाई क्या आ जाता है, A आ जाता है। और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है तो बेटा रो L बाई क्या आता है, A आ जाता है। तो एक फॉर्मूला ये भी होता है
रो एल बाई ए। रो क्या पे है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको रजिस्टिविटी बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा? रजिस्टिविटी। ये क्या है? ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जब तक वो मटेरियल चेंज नहीं होगा तब तक रजिस्टिविटी नहीं चेंज होगी। चाहे तुम वायर को काट दो, चाहे तुम खींच दो, उसकी वो प्रॉपर्टी तब तक चेंज नहीं होगी बेटा, जब तक क्या? जब तक वो मटेरियल चेंज नहीं होगा तब तक रजिस्टिविटी चेंज होने वाली नहीं है। बात समझ में आ रही है? वेट फॉर मिनट, थोड़ा सा कॉल है मेरी एक। चलिए डिस्ट्रैक्शन को दूर करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। रजिस्टिविटी, इसको क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी। एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। बात समझ में आ रही है? फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं बेटा? तो देखो, जब लेंथ इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो वही बोला गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। एरिया इंक्रीज करोगे बेटा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। डिपेंड्स। तो रो क्या होता है बेटा? मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। यार एरिया बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रॉन इजीली पास करेगा, ढेर सारा बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, फैल के जाएगा घूमता हुआ, तो वह भी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। लेंथ बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा क्या करेगा? लेंथ कवर करना पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी है। अच्छा, रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है बेटा? रजिस्टिविटी अगर निकालना चाहो तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ? क्या आर ए बाई एल हो जाएगा। अच्छा, यूनिट कैलकुलेट करना चाहो इसको तो ओम, एरिया का देखो मीटर स्क्वायर अपॉन में मीटर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ओम मीटर आपका आंसर हो जाएगा, क्या? यूनिट रजिस्टिविटी का। ठीक है, चलिए रजिस्टिविटी देखो फिर से आ गया जो बता दिया मैंने, तो आप लोग इसको देख लेना पीछे वाले लेक्चर से भी। डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। ठीक है, रजिस्टिविटी डिपेंड्स करेगा सिर्फ मटेरियल, टेम्परेचर पे और मटेरियल पे। ठीक है, जब तक मटेरियल नहीं चेंज करोगे, जब तक टेम्परेचर नहीं चेंज करोगे, तब तक रजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी मटेरियल की। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई साहब, किसी भी मटेरियल का, किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ये फॉर्मूला वही आपको बताएगा कि रेजिस्टेंस जो होगा बेटा टी टेम्परेचर पे जो होगा वो आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी फॉर द कंडक्टर। यही हम सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर की बात करेंगे, सेमी कंडक्टर मटेरियल्स की बात करेंगे, तो वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। रीजन क्या है? कंडक्टर को जब आप हीट करोगे तो उसके जो अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, वो उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, और रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगा कंडक्टर के अंदर और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है कब? जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, और जो हमारा सेमी कंडक्टर होता है बेटा उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर, इंक्रीज करने पर उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। तो यहां से आप निकाल सकते हो बेटा कि टेम्परेचर जब इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो आरटी क्या है? राइज द टेम्परेचर। जब टेम्परेचर इंक्रीज कर दे रहे हैं तब का कोई हमारे पास कंडक्टर है, जब रूम टेम्परेचर पे है बेटा, रूम टेम्परेचर पे है, तो उस समय उसका रेजिस्टेंस आर नॉट है। जब आप इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज करा दे रहे हो तो उस समय टेम्परेचर के रेजिस्टेंस आर टी हो जा रहा है, वही दिया है। ठीक है, यह रजिस्टिविटी के टर्म में बात कर लिया है कि सर रजिस्टिविटी के टर्म में भी भाई देखो, रजिस्टिविटी जो होता है बेटा आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन में होता है, तो रजिस्टिविटी आर के प्रोपोर्शनल होता है। तो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी यहां पे लिख सकते हो, कितना? रो टी इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हैं यहां से। ठीक है, अल्फा क्या है बेटा? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, मटेरियल पे डिपेंड करेगा बेटा। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट जो रेजिस्टिविटी, ये जो है बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, अगर वो पॉजिटिव है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा जब टेम्परेचर आप क्या करोगे? जब टेम्परेचर आप कंडक्टर का इंक्रीज कराओगे। अच्छा, ये निगेटिव होगा अगर, तो लेस देन 1 होगा, तो टेम्परेचर जब इंक्रीज कराएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा बेटा, जैसे कि यहां पे मेंशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में दो टाइप के कॉम्बिनेशन होंगे बेटा, एक सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर देखो, ये जो कॉम्बिनेशन है आपका वो
सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो इसका आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो, सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हो डायरेक्टली, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट Rn। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका ये है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट जो होता है बेटा 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 डॉट डॉट 1 बाई Rn। ठीक है, अच्छा मान लो बेटा कि आर इक्विवेलेंट हमें दो रेजिस्टेंस का निकालना है, R1 प्लस R2। तब इसको अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए तो तुम ऐसे लिखा करो सर आर इक्विवेलेंट इक्वल टू एक बार इनका मल्टीप्लाई किया करो, एक बार उनको ऐड करके डिवाइड कर दिया करो, आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने से अच्छा है जब दो रेजिस्टेंस हो तो आप ऐसे यूज कर लिया करो फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा करंट जो होती है वो ईच रेजिस्टेंस में सेम होगी, क्योंकि अगर यहां पे आप बैटरी कनेक्ट कर देते हो तो बैटरी कनेक्ट करोगे तो एक ही पाथ मिलेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर बेटा एक ही पाथ होता है, तो करंट की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, तो करंट सेम होगी। अच्छा वोल्टेज क्या होता है बेटा, डिवाइड हो जाता है। यहां का रेजिस्टेंस अगर R1 है, यहां का रेजिस्टेंस R2 है, तो यहां वोल्टेज जो हो जाएगा V1 इक्वल टू I इंटू R1 हो जाएगा, यहां का वोल्टेज ड्रॉप V2 इक्वल टू I इंटू R2 हो जाएगा। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी डिफरेंट। अच्छा अगर हम लोग बात करें किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन में बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर करंट डिवाइड हो जाती है बेटा। करंट क्या हो जाती है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज क्या होती है, सेम रहती है। देखो इस तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या यही लगा हुआ है, तो वोल्टेज सेम, बट करंट क्या होती है I1 I2 I3, ये करंट क्या होती है डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब जो देखो इफ वन रेजिस्टेंस इज ब्रेक, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो इंटायर सर्किट क्या हो जाएगा, वर्किंग करना बंद कर देगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर यहां का चीज खराब हो जाएगा, फर्स्ट कोई भी यहां से बीच से या फिर बीच से कोई भी खराब हो जाए तो बाकी आगे के सर्किट वर्क नहीं करेंगे। बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में सर्किट अगर एक मान लो ये वाला खराब भी हो गया तो बाकी ये दो वर्किंग रहेंगे, तो ये फायदे हैं इनके। ठीक है, यही सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, पढ़ लेना आप। ठीक है, बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पावर की। क्या होती है इलेक्ट्रिक पावर, देखो जरा, तो पावर P इक्वल्स टू तुमको पता है बेटा W/T होता है कि किस रेट से एनर्जी कंज्यूम हो रही है, उसी को बोलते हो पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर इज अ रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड और कन्वर्टेड इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी सच एज हीट, लाइट और मैकेनिकल एनर्जी। तो किस रेट से कोई एनर्जी क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है, वो लाइट जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है बेटा वो लाइट इमिट करने में भी जा रही होगी, किसी मशीन को स्टार्ट करने में जा रही होगी, किसी हीट को क्रिएट करने में जा रही होगी, तो किस रेट से वो कंज्यूम हो रही है उसको बोलोगे तुम पावर। पावर की जो यूनिट होगी बेटा ये वॉट होती है। ठीक है, तो पावर की यूनिट वॉट होती है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, जो यहां पे जो वर्क यूटिलाइज होगा वो जूल में होगा, T टाइम सेकेंड में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेटा फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है बेटा P इक्वल्स टू VI। अब यहां पे ओम्स लॉ यूज कर लोगे, V की वैल्यू IR पुट करोगे तो ये P इक्वल्स टू I स्क्वायर R बन जाएगा। फिर से ओम्स लॉ यूज करोगे और I की वैल्यू V अपॉन में R पुट करोगे तो यहां से एक पावर का फॉर्मूला और मिल जाएगा V स्क्वायर अपॉन में R। ठीक है, यहां पे मैंने कुछ कन्वर्जन दे दिया है। जो 1 वाट होगा बेटा वोल्ट जूल पर सेकेंड के बराबर होगा P इक्वल्स टू W/T। ठीक है, अगर P इक्वल्स टू मान लो 1 वाट है बेटा, 1 वाट है तो ये जूल पर सेकेंड में ही तो होगा, जूल पर सेकेंड में होगा, तो वही लिखा हुआ है 1 किलो वाट इक्वल्स टू 1000 वाट, 1 मेगावाट इक्वल टू 10⁶ वाट। ठीक है, 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वाट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब जो वर्क, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड ओवर अ टाइम, किसी सर्किट में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो आपने अभी पढ़ा था बेटा P इक्वल्स टू W/T, तो यही एनर्जी तो कंज्यूम हो रही थी, तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा P इंटू T, तो इतनी एनर्जी क्या होगी उस सर्किट में कंज्यूम होगी। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बेटा, ठीक है, याद करो। तो यहां से एनर्जी के भी कुछ फॉर्मूले मिल जाएंगे बेटा। देखो W इक्वल्स टू, मान लो इसको हीट एनर्जी अगर बोलते तो W इक्वल टू H, हीट में कन्वर्ट हो रही है एनर्जी, तो P इक्वल H बोल देते हैं, W को H बोल दिया मैंने, और यहां पे P की वैल्यू VI रख दोगे तो VIT एक फॉर्मूला बन जाएगा। यहां पे
देखो आई स्क्वायर आर टी, तो पी की वैल्यू अगर तुम क्या रख दोगे, पी की वैल्यू ये वाली आई स्क्वायर आर रख दोगे, आई स्क्वायर आर रख दोगे तो ये आई स्क्वायर आर टी एक फॉर्मूला बन जाएगा। अगर पी की वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन में आर रख दोगे तो वी स्क्वायर अपॉन में आर इंटू कितना मिल जाएगा बेटा, टी, वी स्क्वायर अपॉन में आर इंटू टी। तो ये तीन फॉर्मूले मिल जाते हैं जो कि यहां पे ऑलरेडी रिटर्न है, ठीक है। कमर्शियल यूनिट ऑफ द एनर्जी क्या होती है बेटा, जो आप घर में यूज कर रहे हो एनर्जी किलोवाट आवर में, ठीक है ना, तो वैसी को बोलते हैं आप लोग कमर्शियल यूनिट। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होता है बेटा, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इतनी एनर्जी कंज्यूम होती है आपके कमर्शियल में। इसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, यूनिट अपने घर के जो अप्लायंसेस होते हैं उसको चलाते हैं, तो जो रीडिंग देखने वाला आता है इसी के हिसाब से आपको चार्ज करता है पैसे, ठीक है ना। बात कर देते हैं बेटा किरचॉफ्स लॉ की। किरचॉफ्स ने दो लॉज दिए थे, किरचॉफ्स करंट लॉ और एक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ ये बोलता है बेटा, कोई अगर हमारे पास जंक्शन है तो जंक्शन पे जो आने वाली करंट है या फिर जो जाने वाली करंट है उनका जो सम होगा, सम ऑफ ऑल करंट्स जो होना चाहिए वो होना चाहिए जीरो। या फिर इसी को उन्होंने बोला सम ऑफ इनकमिंग करंट एट अ जंक्शन इक्वल टू सम ऑफ द आउटगोइंग करंट फ्रॉम द जंक्शन। बात समझ में आ रही है। तो ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, ऐसे आप बना सकते हो ना, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं मैं इस पे। अच्छा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है। अच्छा ये देखो बार बार पूछा जाता है भैया कि किस पे बेस्ड होता है, तो चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। कौन, करंट किरचॉफ्स लॉ। करंट वोल्टेज लॉ की बात करें तो हमारे पास एक क्या है बेटा, एक हमारे पास ऐसा सर्किट है, इसमें वोल्टेज पोटेंशियल लगा हुआ है। तो इस क्लोज्ड लूप के अंदर जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो क्या होगा, इक्वल टू जीरो। सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड लूप जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो। किसकी वजह से, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के हिसाब से, ठीक है ना। तो जो अब अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड लूप इज जीरो, ठीक है। किस पे बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है बेटा, ठीक है। चलो इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, देखो द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर एंड मेजर्ड इन ओम। तो जब आप बैटरी क्या करते हो, जब बैटरी बना रहे हो तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर बहुत सारे आयंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में दिक्कत करते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है किसको, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में, तो उसको बोलते हो तुम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसे मान लो बेटा यहां पे हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है, इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट यहां के मान लो हमने एक्सटर्नल सर्किट से इसको कोई कनेक्ट कर दिया, तब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करके यहां पे आएगा थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। तो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, एक हिंड्रेंस क्रिएट करता है जिसको आप लोग बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हो। क्या बोलते हो, इंटरनल। डिटेल में मैंने इसको पढ़ा रखा है, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को आप बैटरी के जैसे बना देते हो, ठीक है, बगल में, ठीक है, स्मॉल आर से डिनोट करते हो बेटा। इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कि इस इलेक्ट्रोलाइट जो भरा हुआ है, चाहे HCl है चाहे H2SO4 है, जो भरा हुआ है उसका नेचर क्या है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट है या कंसंट्रेट है उस पर भी डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोड के साइज पे भी डिपेंड करेगा क्या, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है। फॉर्मूला फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो एक फॉर्मूला जो होता है बेटा V इक्वल्स टू E माइनस आई आर होता है, ठीक है। यहां से आप R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। V कैसे कैलकुलेट करोगे, ऐसे कैलकुलेट कर लेना बेटा, E माइनस वी अपॉन में आई, ये इंटरनल रेजिस्टेंस यहां से आपको मिल जाएगा। E क्या है, E क्या है बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जिसको EMF बोलते हो। ये EMF क्या होता है, जब हमारा सर्किट ओपन रहेगा, जब बेटा ये सर्किट ओपन रहेगा, जब ये सर्किट से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही होगी, तो जो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो EMF के बराबर हो जाता है। बता रखा है मैंने सारी चीजें, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस से I क्या है, करंट है। यहां पे देख पा रहे होगे। चलो अगला बात कर लेते हैं बेटा हम लोग, सेल इन सीरीज एंड पैरेलल।
सेल का सीरीज और पैरेलल देख रहे देते हैं। जैसे मान लो हमारे पास सेल लगी हुई है बेटा, जैसे मान लीजिए सेल लगी हुई है, पहली सेल, तो यहां से E1, E2, E3, E4, इसी में मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है R1, R2, R3, R4। तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा बेटा, सबको क्या करना है, जोड़ देना, तो वो मिल जाएगा तुमको टोटल EMF इस पूरे सिस्टम का। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा तो R1 प्लस R2 प्लस RT सीरीज में रहेंगे बेटा, इनको भी ऐड कर लेना, ठीक है। फॉर द पैरेलल की बात करोगे तो पैरेलल में जो आपको मिलेगा बेटा, जो पैरेलल में EMF मिलेगा, मतलब आप ऐसे कुछ कनेक्ट करोगे इनको, ये जो कॉम्बिनेशन होगा बेटा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। ये मान लो यहां रेजिस्टेंस लगा दिया, ये हो गया E1, E2, E3, R1, R2, R3, ठीक है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो इसका जो इक्विवेलेंट मिलता है बेटा, जो इसका इक्विवेलेंट मिलता है वो मिलता है कितना, ये मिलेगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2। अच्छा, रेजिस्टेंस होगा क्या, पैरेलल में रहेगा, तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई स्मॉल r लिखता हूं बेटा, 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। बात समझ में आई? ये तो सॉल्व करके लिखा हुआ है, ठीक है, देख लेना। चलिए बेटा नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल अरेंजमेंट किसका होता है, रेजिस्टेंस का। क्वाड्रिलेटरल अरेंजमेंट रेजिस्टेंस का जो होता है, जिसको व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हो। ये बैलेंस्ड कंडीशन कब होगा, जब इसके गैल्वानोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं बेटा नल पॉइंट। तो बैलेंस्ड कब होगा, जब ये वाला R1 रेजिस्टेंस, जब R1 रेजिस्टेंस अपॉन में R2 रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाए बेटा, R3 रेजिस्टेंस अपॉन में R4 रेजिस्टेंस। ये रेशियो दोनों इक्वल हो जाए, ये रेशियो दोनों इक्वल हो जाए तो बोलेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है। जिसको जब बैलेंस्ड होगा, जब जीरो डिफ्लेक्शन मिलेगा तो उस डिफ्लेक्शन को बोलते हैं नल पॉइंट, ठीक है। अच्छा, इधर बात करते हैं मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज में क्या होता है बेटा, यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज होता है। इस बॉक्स के अंदर एक रेजिस्टेंस लगा देते हो, यहाँ पे अननोन वायर लगाते हो, यहाँ पे इसकी स्केल लगी होती है 100 सेंटीमीटर की, जिसमें एक वायर लगा होता है। उस वायर के थ्रू आप क्या करते हो, एक नल पॉइंट फाइंड करते हो, और उस नल पॉइंट के थ्रू आप क्या करते हो, यहां से रेजिस्टेंस को फाइंड करते हो, ठीक है। ये बैलेंसिंग लेंथ होती है L1, जहां पे बैलेंस हो गया, बैलेंसिंग लेंथ 100 माइनस L कर दोगे तो जो बचा हुआ लेंथ आ जाएगा बेटा, तो उसको क्या करोगे, इसी वैल्यू पे R1 पे R रख देना, R2 पे S रख देना, R3 पे ये L1 रख देना बैलेंसिंग लेंथ, और बची हुई लेंथ R4 रख देना। यहां से सॉल्व कर लोगे इसको, ठीक है। बात आ जाता है हमारा पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर देखो यहां पे एक अरेंजमेंट है हमारे पास, और एक पोटेंशियोमीटर सर्किट है जब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल फाइंड किया जाता है। यहां पे EMF फाइंड करने दो फॉर्मूले होते हैं बेटा, E1 अपॉन में E2 इक्वल टू I1 अपॉन में R2, और यहां पे जो होता है आपको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए होता है R इक्वल टू R ब्रैकेट में I1 अपॉन में R2 माइनस 1, ठीक है। तो यहां पे आपका ये चैप्टर हो जाता है बेटा फिनिश। अब नेक्स्ट चैप्टर जो होने वाला है वो भी आएगा कल, ठीक है। तब से आप लोग क्या करना है, आपको मेहनत करते रहना है, हर कुछ रिवीजन करते रहना है, जैसा कि मैं बार बार आपको समझाता हूं बेटा। मेहनत करोगे मार्क्स अच्छे आएंगे, फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, 100 में 100 मार्क्स लाना है। कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर कि कर ले जाओगे आप, डरना नहीं है। बात समझ में आ रही है? पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए ओके, बाय।